हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल ऑफ लाइफ विथ मोना। आज मैं आपको संज्ञानात्मक विकास में प्याजे का जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। ओके। और इसके अलावा और भी शिक्षा शास्त्री है, उनका भी वीडियो मैं धीरे धीरे आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गई बट कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे। ओके। तो जो भी और भी शिक्षा शास्त्री हैं जो खासकर आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन सबका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और सीटेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार भी मैं सारा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, तो चैनल के साथ बने रहना। ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नोट्स आप लोग ज़रूर बनाना, जो भी है इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। अभी नोट्स बनाओ, फिर एग्ज़ाम से 1 से 2 मंथ पहले या 1 मंथ पहले जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके। तभी नोट्स बनाओगे तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करोगे ना तो आप लोग को बहुत ईजी होगा। तो देखो, संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जानने की कला। संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानने की कला। और संज्ञानात्मक विकास के तो अनेकों सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्याजे का सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। इसको हर कोई मतलब कि इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें वो जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु का विस्तृत तस्वीर प्रदान किए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा संज्ञानात्मक के बारे में जाने, थोड़ा प्याजे के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ के थे। तो प्याजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। कहाँ के? स्विट्जरलैंड। और एक बात, आप लोग, मैं बोलूँ तो साथ में आप लोग भी दोहराओ, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। ओके। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो हाँ, स्विट्जरलैंड में। और कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 1896 में। और वो सबसे पहले प्रयोग किस पर किए थे? अपने बच्चों पर। क्वेश्चन बनता है कि प्याजे ने सबसे पहले प्रयोग किस पर किया? तो अपने बच्चों पर। ओके। वो क्या किए थे कि अपने बच्चों पर प्रयोग कर उनकी जो अवस्थाएं हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहा था, जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, तो उसके बेसिक पर ये सिद्धांत दिए हैं। इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? अवस्था का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अवस्था के सिद्धांत के जनक कौन है, तो वो भी जीन प्याजे ही होगा। आगे देखिए, वो 4 अवस्थाएं दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं प्याजे के अनुसार? तो 4 अवस्थाएं। पहला, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष। संवेदी गत्यात्मक अवस्था कितने वर्ष का है? 0 से 2। संवेदी गत्यात्मक अवस्था कितने वर्ष का है? 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और वो है 2 से 7 वर्ष। ओके। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब तक है? तो 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम लोग स्थूल संक्रिया काल भी बोलते हैं। ये जो है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इसे स्थूल संक्रिया काल भी बोला जाता है। तो यह मूर्त संक्रियात्मक का या फिर स्थूल, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट देखो, औपचारिक संक्रियात्मक काल। औपचारिक संक्रियात्मक काल अवस्था जो भी बोलो, जिसे अमूर्त संक्रियात काल भी बोलते हैं। ओके। अमूर्त संक्रियात्मक काल भी बोलते हैं या फिर अवस्था बोलो। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक, सेम है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल, सेम है। ओके। नेक्स्ट देखो, संवेदी गामक अवस्था। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो पहले ये समझ जाओ। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, तो इस अवस्था में शिशु जो होता है वो किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद या गंध के द्वारा उस वस्तु की अनुभूति करता है, उसे महसूस करता है। ओके। अब इस अवस्था की जो विशेषता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन पूछता है बुद्धिमत्ता संबंधी गत्यात्मक क्रियाकलाप कौन सी अवस्था में होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, या फिर वर्तमान और नज़दीक की घटनाओं व वस्तुओं से संबंध रखता है, न ही कोई भाषा और न ही कोई विचार। बच्चे की उम्र जो 2 साल तक की रहती है 0 से, तो
वो ना ही कोई भाषा, ऐसे भी छोटा बच्चा कौन सा भाषा बोलेगा, तो वो ना ही कोई भाषा और ना ही कोई विचार उसका होता है। किसी वस्तु की वास्तविकता पर कोई विचार नहीं। ओके, किसी भी वस्तु की वास्तविकता पर कोई विचार नहीं होती है। संवेदी गामक अवस्था में कब से कब तक होता है? 0 से 2। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2। ओके, नेक्स्ट देखो, पूर्व संक्रियात्मक काल। पूर्व संक्रियात्मक काल, बच्चा अपने चारों ओर की वस्तुओं को पहचानने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो अपने चारों ओर की वस्तुओं को पहचानने लगता है। और ये अवस्था कब से कब तक की होती है? तो 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक काल की अवस्था 2 से 7 वर्ष। ओके, और संवेदी गामक की तो 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक की 0 से 2 वर्ष, अब पूर्व संक्रियात्मक की तो 2 से 7 वर्ष। अब पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चा अपने चारों ओर की वस्तुओं को पहचानने लगता है। उस टाइम देखो वो लोग क्या क्या करता है, तो वो अहम केंद्रित विचार उस टाइम 2 से 7 वर्ष की आयु में जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तो वो अहम केंद्रित विचार उसके मन में आते हैं। ठीक है, ग्रहण बोध के आधार पर तर्क वितर्क करता है, मतलब वो जो समझता है उसी पर तर्क करता है। उसे अगर लग रहा है ये चीज़ सही है तो हाँ है। ओके, तर्कपूर्वक समाधान की अपेक्षा सहज बोध से समाधान करता है और करने में अयोग्य होता है। वो संरक्षित करने में अयोग्य होता है, मतलब कि यहाँ पर मैं देखो जैसे कि ये मोती का माला, मोती है या फिर पत्थर, जो भी समझो, तो इसमें अगर बच्चा से पूछोगी कि कौन सा ज़्यादा है, तो जो मतलब कि अगर पूछते हो कि ये कौन सा ज़्यादा है, तो उसे जो भी दिखे, जो उसे बड़ा दिखेगा ज़्यादा, तो उसी को कहेगा कि ये ज़्यादा है। अगर आप रुई रख देते हो और लोहा रख देते हो एक जगह, अगर पूछोगे उसे कि किसका भार अधिक है, तो बोलेगा कि रुई का। तो वो संरक्षित करने के अयोग्य होता है। उसे ये नहीं पता है कि ये कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, बस वो दिख जो रहा है उसी को मानता है। ओके, नेक्स्ट देखो, स्थूल संक्रिया काल। स्थूल संक्रिया काल, इसकी अवस्था कब से होती है? तो 7 से 11। 7 से 11 स्थूल संक्रिया, एक सेकेंड, स्थूल संक्रिया काल की अवस्था कब से कब तक होती है? 7 से 11। 7 से 11 स्थूल संक्रिया काल की अवस्था 7 से 11। एक सेकेंड, इसको पहले रिवाइज कर लो। संवेदी गामक अवस्था तो 0 से 2। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल संक्रिया काल भी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में भाषा की योग्यता का विकास होता है। ये जो स्थूल संक्रिया काल है या फिर इसे मूर्त संक्रिया काल कहो, तो इसमें भाषा की योग्यता का विकास होता है, बच्चा भाषा में परिपक्व होने लगता है। ओके, और इसे संरक्षण करने के योग्य भी, और बच्चा संरक्षण करने के योग्य भी हो जाता है। इसमें कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है बच्चों को समझ आने लगती है। ओके, देखो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैं लिखाई हूँ, ये वाली पोर्शन हर में जो मैं विशेषता दी हूँ, इसे आप लोग अच्छे से रट जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को कौन से काल में बच्चा समझता है? संख्याओं को कौन से काल में समझता है? वर्ग या संबंधों के बारे में तर्क कब करता है? संरक्षण करने की योग्यता कब आती है? कौन से काल में आती है? कौन सी अवस्था में आती है? इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। इसलिए ये जो भी आप लोग को दी हूँ ना विशेषताएं, तो उसे आप लोग रट जाओ। ओके, तो देखो इसमें मूर्त संक्रिया अवस्था में, ओके, तो इसमें संरक्षण करने की योग्यता, वर्ग या संबंधों के बारे में तर्क देना, संख्याओं को समझना, स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को समझना, और विचारों में विरोधाभास का भी विचार उसमें आने लगता है। ओके, नेक्स्ट देखो, औपचारिक संक्रिया काल। इस अवस्था में स्थूल वस्तुओं और घटनाओं में हस्त कौशल
साथ साथ 3 महत्वपूर्ण मानसिक योग्यताओं का भी विकास हो जाता है। वे है संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीकरण। ओके, मतलब कि देखो मूर्त संक्रिया काल में तो बच्चे लोग जो होते हैं उन्हें संरक्षण के बारे में तो पता चल ही जाता है, लेकिन मानसिक योग्यता के साथ अगर पूछा जाए तो संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीकरण, तो ये औपचारिक संक्रिया काल में ही होता है। ओके, और एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो 2 से 7, स्थूल संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक काल तो 11 से 14 या 15। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 या 15। ओके, देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इस अवस्था में विचारों का संपूर्ण सामान्यीकरण हो जाता है। वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच होती है, मतलब कि क्या सही क्या गलत इसमें बच्चा समझने लगता है। ओके, और एक सेकेंड, परिकल्पित विचारों एवं स्थितियों के साथ संबंध बनाने की योग्यता आ जाती है। सशक्त आदर्शवाद का भी संज्ञानात्मक विकास में देखो ये सब जो है ना, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, इसे कीवर्ड बोला जाता है। उस थ्योरी में कहीं कहीं इस वर्ड का यूज है। हाँ, और इसे क्वेश्चन बनता है, पूछेगा स्कीमा क्या है, या फिर एक हेडलाइंस में दे देगा कि इस अवस्था बच्चा जो है अहम केंद्रित कर रहा है, उस तो ये कौन, तो इसे ये क्या है, आत्मसातकरण है, समायोजन है, या फिर बोल देगा कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण, संतुलन, स्कीमा, तो इस टाइप से रहता है। तो एक बार आप लोग इसे भी देख लो ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, आत्मसातकरण, देखो ये जो अनुकूलन है ना, तो ये इसका दो भाग है, एक है आत्मसातकरण और एक है समायोजन। तो आत्मसातकरण का मतलब हो जाता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ओके, आत्मसातकरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अब जैसे कि अगर कह दिया जाए बच्चे को कि जिसके 4 पैर होते हैं तो वो बिल्ली होती है, जिसके 4 पैर होते हैं तो बिल्ली होती है। अब नेक्स्ट डे बच्चा अगर देखता है कि नहीं एक डॉगी है, लेकिन वो उसे बिल्ली ही समझता है, और अगर अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा ये भी बिल्ली है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका आत्मसातकरण, कि बच्चा को जो पहला ज्ञान, पहले का ज्ञान है और अभी वो उसको देख रहा है, तो ये भी उसे बिल्ली ही समझ रहा है। लेकिन समायोजन, इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल को जोड़ना, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल को जोड़ना। जैसे कि अब वो अपने मम्मी या पापा किसी से भी क्वेश्चन कर रहा है, तो उसकी मम्मी बोलेगी कि नहीं बेटा, इसके 4 पैर तो हैं, लेकिन क्या ये बिल्ली की तरह दिखता है, बिल्ली देखो इस टाइप की दिखती है, ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। ओके, तो अब बच्चा समझेगा कि नहीं, बिल्ली की आवाज़ अलग होती है, डॉगी अलग बोलता है, उसकी आवाज़ अलग होती है, देखने में भी अलग दिखता है। तो वो क्या करेगा कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करेगा और वातावरण के साथ तालमेल को जोड़ेगा, मतलब कि जो उसके पेरेंट्स बोले तो फिर वो उससे नए ज्ञान को ये करेगा। ओके, अब देखो यहाँ संतुलन, तो बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं में संतुलन करने की कोशिश करेगा। मतलब कि जो पहले का ज्ञान था वो और जो अभी उसको ज्ञान मिला वो, ये दोनों को जोड़कर फिर वो जो समायोजन करेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो स्कीमा। बालक जब गुणों का विकास करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है और अपनी बुद्धि का विकास करता है, मतलब कि जब वो जाना अनुकूलन के बारे में, समायोजन के बारे में, तो फिर वो दूसरी अवस्था में प्रवेश किया और अपनी बुद्धि का विकास किया कि नहीं इसे ये कहते हैं, इसे नहीं, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, या फिर और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से वो अपनी बुद्धि का विकास करता है, तो इसे ही स्कीमा कहते हैं। स्कीमा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखना प्रीवियस ईयर में,
और अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, स्कीमा इसका क्या मतलब होगा, कौन सा होगा, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, इसलिए आगे हम लोग अब क्विक रिवीजन जल्दी से करें। आप लोग भी साथ में बोलना, याद हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 11 से 15 वर्ष। ओके, इसमें मूर्त संक्रियात्मक में क्या पढ़े तो बच्चा जो होगा वो वर्तमान के नज़दीक रहेगा, मतलब कि या फिर वो आँख नाक कान किसी चीज़ों को पकड़ना खेलना ये सारा चीज़ें को समझेगा, किसी चीज़ को वो मतलब कि सुनकर देखकर छूकर स्वाद के माध्यम से उसकी अनुभूति करेगा। ओके, 2 से 7 वर्ष की आयु, इसमें क्या समझे तो बालक जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, चित्रों को शब्दों को प्रतीकों को प्रयोग करता है। ओके, प्रतीकात्मक खेल खेलेगा, अहम केंद्रित विचार होगा ग्रहण बोध के आधार पर। ओके, यहाँ पर 7 से 11 इस अवस्था में तो संरक्षण की योग्यता विकसित होगी, संख्याओं को समझेगा। औपचारिक में तो औपचारिक में विचारों का संपूर्ण सामान्यीकरण हो जाएगा। ओके, और वो सशक्त आदर्शवाद का उसमें विकास होगा। इसके अलावा और हम लोग क्या पढ़े तो अनुकूलन, अनुकूलन का क्या अर्थ होता है तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। समायोजन तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। ओके, संतुलन तो पुरानी चीज़ों को याद करके उसमें नए ज्ञान को जोड़ना। और स्कीमा तो बालक में जब गुणों का विकास हो जाता है तो वो उससे अपनी बुद्धि का विकास करता है, तो वो स्कीमा है। ओके, इसे बस 1 से 2 बार आप लोग रिवाइज करना, वैसे तो आप लोग को लगभग याद हो गई होगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोट्स बनाइए, जो भी पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को चीज़ें तो अभी याद हो ही रही हैं, और नोट्स बनाओगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगी। फिर जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो फिर आप लोग बहुत ईजिली कर लोगे। तो अभी प्रैक्टिस सेट के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो, अभी पहले नोट्स बनाओ। ओके, वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।